हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल प्रेरणा लर्निंग हब में। और मैं प्रेरणा तहे दिल से आप सभी का इस एनसीईआरटी के सीरीज में टॉप 20 क्वेश्चन के क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में अच्छे तरह से लगे होंगे। आइए जुड़ते हैं फिर एक ऐसे शानदार सेशन के साथ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 आपको मई में देखने के लिए मिल सकता है। तो इस हिसाब से हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्यों ना एक ऐसे यूनिट को पढ़ा जाए इस कम टाइम में जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मैं आपके लिए वैसे ही टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्लास 6 के एनसीईआरटी का है। जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देती हूँ। अभी हमारा क्लास 6 का जो चल रहा था थ्योरी का डिस्कशन वो सारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा जो प्लान था कि आपके लिए उसके बाद टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी, तो वही है। ये क्लास 6 का है। इससे के पहले के 2 चैप्टर हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर कौन सा है? पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 6 से स्टार्ट की हूँ और ऐसे ही करते करते मैं क्लास 10 तक के ज्योग्राफी को आपको कवर करवाऊँगी और चैप्टर वाइज टॉप 20 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आप इस एमसीक्यू में 15 से प्लस स्कोर कर लेते हैं तो समझिए आपके तैयारी में कोई कमी नहीं है। मतलब आपका तैयारी कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, आप अपनी तैयारी को इससे भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन है। ये पूरे चैप्टर का एक तरीके से देखिए तो निचोड़ है। मैं इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं करवाती हूँ, साथ साथ डिस्कशन भी करवाती हूँ। चैप्टर में करवाई थी, लेकिन मैं यहाँ भी करवाती हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं उसको भी कोई समझने में परेशानी नहीं हो। ठीक है, अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इरेज कर देती हूँ यहाँ से ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाती हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से अक्ष है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है और ये जो हमारी पृथ्वी है ये अपने अक्ष पे घूमती है। किस तरीके से? पश्चिम से पूरब की दिशा में। ये मैं आपको पिछले चैप्टर में अच्छे से समझा चुकी हूँ कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन करती है अपने ही अक्ष पे। अक्ष किसको बोलेंगे? अक्ष इसको बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको एनसीईआरटी के बुक में भी समझाने का कोशिश किया गया। मान लीजिए आप एक आलू है, एक आलू में आप सुई घुसा दीजिए और उस सुई को जमीन के सहारे खड़ा कीजिए और उस आलू को घुमाइए, तो उसी को कहता है अक्ष। उसी को कहा जाता है अक्ष पे घूमना। इसी तरीके से पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है। रियल में ऐसा कोई भी सुई नहीं है पृथ्वी में, यह बस आपको समझाने के लिए दिखाया जाता है, ठीक है। और इसका अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बोला जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना क्या कहलाता है? जैसा कि आप लोगों को पता है होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूर्य का तो चक्कर लगाता है पृथ्वी, लेकिन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा परिक्रमण।
देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, लेकिन पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। आपको यहाँ पे बना के समझा देती हूँ। मान लीजिए ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ठीक है, सन हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस दीर्घ वृत्ताकार में जो है कि ग्रह जो है सन का चक्कर लगाता है इस तरीके से। 8 ग्रह, 8 ग्रह है, 8 कक्ष होते हैं, वो अपने अपने कक्ष में जो है चक्कर लगाते, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि तीसरे नंबर पे जो है वो हमारा पृथ्वी है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ जो है सूर्य का इस तरीके से मान लीजिए चक्कर लगा रही है। फिर कुछ देर में यहाँ आ जाएगी, फिर कुछ देर में यहाँ आ जाएगी, फिर कुछ देर में यहाँ, इस तरीके से चक्कर लगाती है। तो इस प्रक्रिया को परिक्रमण कहलाते। देखिए तो ये जो है कि एक तरीके से देखा जाए तो सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा शब्द से ही परिक्रमण शब्द का उत्पत्ति हुआ है। पृथ्वी का चक्कर लगाना सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कहलाता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। अगर होगा तो मैं अगले नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन भी कर दूंगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कि पृथ्वी अपने अक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? अक्षीय सतह से। तो इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। अक्षीय सतह से जो है 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। ये आपको कुछ इस तरीके से झुकी हुई प्रतीत हो रही होगी, इस तरीके से। अब देखिए इसको होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये है ऐसे। होना चाहिए ऐसे, ध्यान दीजिएगा, होना चाहिए ऐसे, लेकिन है ये ऐसे। इसके बीच का जो कोण है, यहाँ पे जो एक एंगल बना रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एक एंगल बना रही है, ये एंगल कितने का है? 23.5 डिग्री। ये एंगल बना रही है, तो इसीलिए बोला जाता है पृथ्वी अपने अक्षीय सतह से। अक्षीय सतह कौन सा है? होना चाहिए ऐसे, लेकिन है ये ऐसे। कितना डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वही पूछ रहा है कि अक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो यही आंसर हो जाएगा। अक्षीय सतह से दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो 23.5 डिग्री। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बोला जा रहा है पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का 2 सतह होता है, मतलब पूछा जाता है अक्सर कि एक पूछा जाता है अक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है, और एक पूछा जाता है कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है। अक्षीय सतह पूछा जाएगा तो 23.5 डिग्री, लेकिन अगर आपको कक्षीय सतह पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। अब ये किस तरीके से 66.5 डिग्री है, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई। होना चाहिए ऐसे, होना चाहिए ऐसे, लेकिन है ये कि किस तरीके से? इस तरीके से। ये हमारा अक्षीय झुकाव हो जाता है। वही अगर हमसे कक्षीय झुकाव पूछा जाए, कक्षीय झुकाव तो होना चाहिए था ऐसे, मतलब अगर इसको हम सीधे से करें तो इस तरीके से होना चाहिए था सीधा। तो इसी दोनों के बीच का जो कोण है, इसी को कक्षीय सतह कहा जाता है। और इसका कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 66.5 डिग्री। यहाँ पे जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इतना समझ गए आप लोग? आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं एक काम करती हूँ, आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा अक्षीय झुकाव,
अगर आपसे पूछा जाएगा अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव, तो इसका आंसर दीजिएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाएगा कक्षीय झुकाव, कक्षीय झुकाव, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप 66.5 डिग्री। उम्मीद है आपको जो है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अक्षीय झुकाव और कक्षीय झुकाव में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी समझा चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अगर याद नहीं रहता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप्त वृत्त। इस चीज को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश करती हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और इस तरीके से झुकी हुई है, झुकी हुई है इस तरीके से। डायग्राम को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, मैं आपको बस समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं सन है, ये रहा हमारा सन। सूर्य की किरण जब विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा कहाँ होगी? विषुवत रेखा इस तरीके से होगा, यहाँ पे 0 डिग्री। जब जो है सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही है सूर्य की किरण, उसके बाद क्या होगा? इस साइड में क्या हो जाएगा? इधर सूर्य के प्रकाश तो अच्छे से पड़ रहा है, मतलब इधर देखा जाए अगर विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही है सूर्य की किरणें, इधर कहीं ना कहीं तिरछी पड़ रही होगी, यहाँ भी कहीं ना कहीं तिरछी पड़ रही होगी, लेकिन इस साइड में पड़ रही होगी क्या? आप ही बताओ। इस साइड में सूर्य की किरण पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही है। तो इस साइड में हो जाएगा क्या? दिन, और इधर हो जाएगा रात। ये हो जाएगा दिन और ये हो जाएगा रात। क्यों? क्योंकि इस साइड में सूर्य की किरण अच्छे से पहुंच पा रही है, लेकिन इस साइड में सूर्य की किरण नहीं पहुंच पा रही है, तो इसी कारण से इधर दिन होगा और इधर रात होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जगह तो होगा जहाँ पे दिन और रात दोनों दिखाई पड़ता होगा। मान लीजिए वो जगह ये है, यहाँ से ये रहा, मतलब इस जगह इस लाइन से इधर हो गया रात, इधर हो गया दिन, ऐसा लाइन ना कहीं तो होगा ही। तो इसी को कहा जाता है, जो दिन और रात को बांट दे, इसी को कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त, इसी को कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त, वृत्त इसीलिए लगा है क्योंकि ये पृथ्वी के चारों साइड एक राउंड के भांति दिखाई देगा, इसीलिए इसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। दिन और रात को ये विभाजित कर देता है। अगर आप लोगों को ये और अच्छे से समझना है तो एक बॉल ले लीजिएगा, ठीक है, और उसको किसी स्टिक के भांति मतलब उसको रखिएगा सेट करके, एक साइड से टॉर्च जलाइएगा, तो देखिएगा आपको आधे बॉल पे जो है लाइट अच्छे से पहुंच रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ आपको लाइट नहीं दिखाई दे रहा होगा, और कहीं ना कहीं आपको एक लाइन के भांति दिखाई देता होगा जहाँ पे जो है एक दिन और रात विभाजित होता हुआ प्रतीत होगा, उसी को कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 365 दिन, 24 घंटे या 88 घंटे, या इनमें से कोई नहीं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिए इस तरीके से पृथ्वी होती है, इस तरीके से झुकी हुई है, और बोल रहा है अपने अक्ष पर, होना चाहिए ऐसे लेकिन है ये ऐसे, मतलब
पश्चिम से पूरब की ओर जो घूमती है, तो ये 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेती है, मतलब घूर्णन पूरा कर लेती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। मतलब दिन और रात होता है, इसीलिए तो कि कहीं पे दिन हो गया, कहीं पे रात हो गया, इसीलिए कहा जाता है। आपको इतना समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दैनिक गति क्या है? दैनिक गति क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दैनिक गति किसे कहा जाता है? अगर हम दैनिक गति की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दैनिक गति कहलाता है। दैनिक शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, दैनिक का मतलब होता है रोज, एक दिन। दैनिक गति पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही दैनिक गति कहलाता है। जिस तरीके से दिन और रात एक दिन में दोनों हो जाता है, 24 घंटे में अपना घूर्णन कंप्लीट करते हैं। ये आपको मैं शुरू से ही बताते हुए आ रही हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लीप ईयर किसे कहा जाता है? जिसमें लीप ईयर किसको बोलेंगे? 365 दिन वाले को, या 366 दिन वाले को, या 360 दिन वाले को? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 366 दिन जिस साल में होगा उसे लीप ईयर कहा जाता है। अब मैं आपको लीप ईयर की थोड़ी सी कहानी, थोड़ी सी भूमिका बता देती हूँ कि ये आखिर लीप ईयर है क्या चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करती है? तो आप बताइएगा कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट इतने में कंप्लीट करता है। लेकिन हम कंसीडर किसको करते हैं, मानते किसको है? 365 दिन को लेते हैं और सुविधा के लिए जो है 5 घंटे 48 मिनट को छोड़ देते हैं। ये आपको भले ही छोटा समय लग रहा होगा, लेकिन यही इतना ही समय 4 साल में जो है एक दिन बना देता है। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए 5 घंटे 48 मिनट को आप लगभग 6 घंटे मान लीजिए, ठीक है। 6 घंटे एक साल में 6 घंटे, दूसरे साल में भी 6 घंटे, तीसरे साल में 6 घंटे और चौथे साल में भी 6 घंटे। टोटल कितना हो गया अगर ऐड करेंगे? 24 घंटे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 24 घंटे का एक दिन होता है। 4 साल में 6 घंटे जुड़ के 24 घंटा बना दिया, और 4 साल के बाद वही 6 घंटे जो है एक दिन जो बनाया है वही लीप ईयर बन जाता है, क्योंकि एक दिन वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो हो जाता है 366 दिन। इतना समझ में आ गया। ये चीज़ आप रीजनिंग में भी पढ़े होंगे, रीजनिंग वाले सर आपको अच्छे से समझाए भी होंगे। लेकिन मैं सोची अगर ज्योग्राफी में लीप ईयर का जिक्र हुआ है तो क्यों ना मैं इसको अच्छे से समझा दूँ, आपका सारा डाउट क्लियर कर दूँ कि आखिर ये लीप ईयर बनता किस तरीके से है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर किस तरीके से बनता है। अब जो भी हम 6 घंटे, मतलब लगभग देखा जाए तो 6 घंटे हम अपने सुविधा के लिए छोड़ देते हैं, वही 6 घंटे 4 साल तक जुड़ के एक दिन बना देते हैं, जो कि 366 दिन हो जाते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इसी को लीप ईयर कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी कब पड़ती है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी कब पड़ती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 मार्च। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 मार्च को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा हो गया 0 डिग्री
और ये हो गया हमारा कर्क रेखा, और ये हमारा मकर रेखा। मान लीजिए यहाँ का सन है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे बोल रहा है लंबवत। लंबवत पड़ने का कहने का मतलब है कि सीधी पड़ेगी, ठीक है। और ये पड़ती है 21 मार्च को। 21 मार्च को 21 मार्च को जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस प्रकार के पथ पर लगाता है। ये तो मैं आपको शुरू से ही इस चीज को बताते हुए आ रही हूँ कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है, बीच में ये हमारा सन है, और पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है इस तरीके से चक्कर लगा रहे। इस पथ को कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ये पथ जो है कैसा दिखाई दे रहा है? गोल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। वृत्ताकार दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये दीर्घ वृत्ताकार बोलेंगे इसको, ऐसे पथ को दीर्घ वृत्ताकार बोलेंगे। तो वही बोला जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस प्रकार के पथ पे लगाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भारत में क्रिसमस का पर्व ठंड के मौसम में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है गर्मी में कहाँ मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन जो है मैं इसलिए इस सेशन में रखी क्योंकि इस चीज़ का जिक्र जो है एनसीईआरटी के बुक में सीधे किया गया है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इस सेशन में सोची ये क्वेश्चन ये भी रख दूँ। ये आपको याद होना चाहिए कि गर्मी के दिन में जो क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। ऋतु में परिवर्तन जो है पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण? इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करें तो घूर्णन और परिक्रमण दोनों हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में स्प्रिंट है तो यहाँ पे ई नंबर में डाल लीजिए घूर्णन व परिक्रमण। तो इस क्वेश्चन का आंसर ई सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों के कारण पृथ्वी पे ऋतु में परिवर्तन और दिन रात दोनों होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही है। आपको सही चुनना है कि कौन सा सही है। पृथ्वी पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी रहती है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी जो है पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई रहती है, और वो कौन सी है, किस तरीके से? इस तरीके से पृथ्वी बस हमेशा जो है पूरे कक्षा में ऐसे ही झुकी हुई रहती है, इसी दिशा में। ऐसा कभी नहीं होता है कि इधर झुक गया, ये नहीं होता है, हमेशा ऐसे ही रहती है। और आगे है ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। कह रहा है कि ऋतुओं में जो परिवर्तन है सूर्य के चारों ओर की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो सी में दिया है दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, कि इसमें से जो है दोनों सही है, दोनों ही सही है। पृथ्वी अपनी कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई रहती है और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत कब पड़ती है?
सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर लंबवत कब पड़ती है? कर्क रेखा पर लंबवत आपको बताई थी 21 मार्च को, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है मकर रेखा पर लंबवत। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये है हमारा, मान लीजिए, पृथ्वी, ठीक है, और यहाँ कहीं हमारा सन है, और ये रही हमारी विषुवत रेखा, और ये हमारी कर्क रेखा, और ये हमारी मकर रेखा। यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत कब पड़ती है, मतलब सीधी कब पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है? घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण, या दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम पृथ्वी पर दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोनों के कारण, घूर्णन के कारण भी और परिक्रमण के कारण भी। दोनों के कारण ही दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी का ये दोनों गति में से एक भी गति रुक गया तो सोचिए कितना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमारे जान माल को, मतलब जीवन ही संभव नहीं है हमारी पृथ्वी पे होगा, कोई जीवन संभव नहीं होगा। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है घूर्णन और परिक्रमण। अब चलिए नेक्स्ट कह रहा है, ध्रुव पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात क्यों होती है? ध्रुव पर जो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कि सूर्य की किरणें वहाँ तिरछी पड़ती है, इसीलिए जो है वहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो जाती है। और ये कब होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये रहा सन, ये हमारा 0 डिग्री है। जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पे लंबवत पड़ती है तो देखिएगा यहाँ कहीं ध्रुवों की तरफ जो है तिरछी सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो वहाँ पे हो जाएगा 6 महीने का दिन। यहाँ पे जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही है इस साइड में 6 महीने का दिन हो जाएगा, जिधर नहीं पड़ रही है इस साइड में यहाँ पे 6 महीने की रात हो जाएगी। यहाँ पे भी समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 24 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4 साल में 1 लीप ईयर होता है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 24 साल में कितना लीप ईयर होगा। तो 24 में जो है 4 से भाग कर देंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। तो इसका मतलब है कि 24 साल में 6 लीप ईयर होगा जो कि नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है 6 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट। प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए और 2 क्वेश्चन लाई हूँ लीप ईयर के लिए, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको रीजनिंग में भी पूछी जाती है। सोचिए क्यों ना यहाँ पे आपका बेसिक क्लियर कर दिया जाए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 68 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, तो वही काम करेंगे। 68 में जो है 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 बचा 2 और 4 सता 28, तो 17 लीप ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17। 68 ईयर में 17 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसमें हमको लगता है कोई ना कोई तो फंसेगा ही। आप लोग क्या कीजिएगा कि मैं बताई हूँ कि 100 ईयर में पूछ रहा है तो 4 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 लीप ईयर, लेकिन ये गलत है, ये चीज़ गलत है। आपको एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखना होगा कि 4 साल में 1 लीप ईयर होता है, लेकिन सेंचुरी वर्ष लीप ईयर वही होगा जो 400 से पूरा कटेगा। देखिए
साधारण ईयर लीप ईयर वही होगा जो 4 से कटेगा, लेकिन सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी होगा जब वो 400 से कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 100 है, 100 ईयर में पूछ रहा है, लेकिन अगर हम इसमें 400 से भाग देंगे तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसीलिए 100वां जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं होगा। समझ गए? अब इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी होगा जब वो 400 से पूरा पूरा विभाजित होगा। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? आपके मन में ये भी सवाल होगा कि 100वां वर्ष लीप ईयर क्यों नहीं है। देखिए, मैं आपके इस डाउट को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे आपको पता होगा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकेंड होता है, लेकिन ये इसको मैं 6 घंटे मानी थी, तभी लीप ईयर 4 साल में बन रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 6 घंटे नहीं है, ये 48 मिनट है। कहीं ना कहीं अब 12 मिनट में एक्स्ट्रा दे रही हूँ, और यही कमी जो है जुड़ जुड़ के 100 साल में जो है एक दिन कम कर देती है। 100 साल में सोचिए कितना बड़ा वो है। तो इस क्वेश्चन का जो अगर हम आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 लीप ईयर होंगे 100 साल में। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाएगा 1 से 100 ईयर में, 1 से 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप 24 लीप ईयर होंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और आप 20 में कितना स्कोर किए हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर आपको और कोई भी कन्फ्यूजन है और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, अपने तैयारियों को और बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है? इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करती हूँ। थैंक यू। आप लोग